अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 का आज हमने लास्ट वाले दोनों जो हैं वो ग्लैंड्स को डिस्कस कर लेना है। ठीक है, उसमें एड्रिनल्स एंड गोनेड्स, इन दोनों के बारे में हमने स्टडी करना है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं और गोनेड्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है, तो इनसे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस को भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रिनल्स। ठीक है, तो हर दो हमारे अंदर किडनीज होती हैं, तो हर किडनी के टॉप पर एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब किडनी की पर टॉप के ऊपर एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो मिल के मिला कर उनको लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर देखें तो उसकी एक आउटर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड की आउटर लेयर को बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर लेयर को बोलेंगे एड्रिनल मेडुला। अब हमने ये देखना है कि कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और मेडुला से कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो मेडुला से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उसमें एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन। ठीक है, इनके दूसरे नाम भी आपने याद रखें, जैसे एड्रीनालिन का सेकंड नेम है एपिनेफ्रीन, इसी तरह से नॉर एड्रीनालिन का सेकंड नेम है नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, ये हार्मोन्स थे जो कि कॉर्टेक्स से मेडुला से रिलीज़ होते हैं। दो ही हार्मोन्स हैं। ठीक है, और कॉर्टेक्स से ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेनिक हार्मोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन जो कि मेडुला से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो पहली बात ये कि ये उस वक्त रिलीज़ होते हैं या सिक्रीट होते हैं जब कंडीशंस स्ट्रेस की होती हैं या एमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, फ़ाइट की सिचुएशन होती है, जब इंसान की इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस वक्त ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। काम क्या होता है इनका? डायलेट कर देते हैं ब्लड वेसल इन सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्केलेटल मसल्स एंड इंक्रीज द हार्ट आउटपुट। अच्छा, होता इस तरह से है कि जब हमारे अंदर कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो देखें, हम या तो हैरत होती है, हमें हमारी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है। ठीक है, या अगर स्ट्रेस की कंडीशन है तो स्ट्रेस में हीट या कोल्ड आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी ठंड, तो हमारी जो है वो या तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें एड्रीनालिन क्या करेगा कि ब्लड वेसल्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर ब्लड का प्रेशर तेज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एड्रीनालिन उस ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ब्लड की वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट कर देगा ताकि इजीली ब्लड का फ्लो हो सके। ठीक है, अगर इसी तरह से ब्लड का प्रेशर कम है तो वो नॉर एड्रीनालिन रिलीज़ होगा और वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, लेकिन सर्टन एरियाज़ के अंदर करेगा जैसे कि गट के अंदर। ठीक है, तो उसने कहा कि दोनों का हार्मोन्स का जो इफ़ेक्ट है वो सिनर्जिस्टिक है। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड होता है एंटागोनिस्टिक और एक है ये सिनर्जिस्टिक। ठीक है, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट एंड सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि दोनों का काम यही है कि ब्लड के लेवल को, प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करना है। उसके अलावा एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन ये प्रमोट करते हैं रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर ग्लाइकोजन एंड रीइंफोर्स द इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो आपने पीछे पढ़ा था उसमें सारे बॉडी उस वक्त काम मतलब वो सारे सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन उस वक्त होती है जब एमरजेंसी की सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं कि लिवर के अंदर आपको पता है कि ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से फिर ये ग्लूकोज की रिलीज़ करते हैं ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्टेबल हो सके। ठीक है, रेयरली फाउंड, लेकिन अगर ये एक्सेस रिलीज़ हो जाए, ठीक है, अगर ये हार्मोन दोनों एक्सेस रिलीज़ हो जाएं तो फिर क्या होता है कि इनके एक्सेस रिलीज़ होने की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि अगर रैट्स के अंदर एड्रिनल मेडुला को रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली, ठीक है, तो वो स्ट्रेस की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगी। ठीक है, जैसे कोल्ड वगैरह है तो वो इस चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एड्रिनल मेडुला या एड्रिनल ग्लैंड्स का काम ही यही होता है कि स्ट्रेस की कंडीशंस के दौरान बॉडी को कोऑर्डिनेट करना। उसके बाद है कॉर्टिकल हार्मोन्स, मतलब कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं। ठीक है,
तो उसने ये कहा है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो ऑल द टाइम एक्टिव होता है, ठीक है, मतलब दिन के मतलब 24 आवर्स में वो एक्टिव ही होता है, लेकिन उस वक्त ज़्यादा होता है जब बॉडी के अंदर शॉक की कंडीशंस आती हैं, ठीक है, ट्रॉमा की कंडीशन आती हैं, स्ट्रेस की कंडीशंस आती हैं, या फिर इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला जो हार्मोन है वो है कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम कह सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है। दो तरह से इंक्रीज़ करता है, एक तो बाय इट्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ इंसुलिन। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे बात समझने वाली है, वो ये मैंने आपसे कहा है कि कोर्टिसोल क्या करेगा कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज़ करेगा। दो तरीक़ों से इंक्रीज़ करेगा। पहला तरीका प्रोटीन से प्रोडक्शन करेगा उसकी, ठीक है। अब देखें, आपको पता है कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो उसने यही कहा है कि प्रोटीन से ग्लूकोज की प्रोडक्शन करेगा। दूसरा काम क्या करेगा कि इंसुलिन के इफेक्ट को, एक्शन को एंटागोनाइज कर देगा। मतलब ये कि आपको पता है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है तो इंसुलिन रिलीज़ हो जाता है, और इंसुलिन का काम क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करें, ठीक है। तो अगर इंसुलिन का एक्शन ही जो है वो अपोजिट हो जाएगा तो डेफिनेटली ग्लूकोज की मिकदार ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरोन, ठीक है। अब कोर्टिकोस्टेरोन के दो फंक्शंस हैं। एक तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मतलब ये कि ये ग्लूकोज की लेवल को भी ब्लड के अंदर इंक्रीज़ करता है और मिनरल्स के लेवल को भी ब्लड के अंदर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। मतलब ये कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज़ करेगा और मिनरल आयन बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। उसके बाद है एल्डोस्टेरोन। ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, मतलब मिनरल्स को ये कंट्रोल करता है और कंजर्व करता है सोडियम आयंस का लेवल बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर, ठीक है, बाय देयर लॉस फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। आपको पता है कि किडनी जो है वो सिक्रीशंस करती है और एक्सक्रीशन करती है, ठीक है। तो किडनी से रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है ये सोडियम आयंस की, ताकि ब्लड के अंदर इसका लेवल जो है वो मेंटेन हो सके। उसके बाद उसने कहा है कि ये कुछ डिजीज़ के बारे में बताया है कि अगर ये कम ज़्यादा हार्मोन्स हो जाएं तो फिर क्या होता है। तो उसने कहा कि अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स, हमने देखा था कि एडिसन डिजीज़ पीछे पड़ी थी, और एडिसन डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाए जैसे कि एडिसन डिजीज़ में होता है तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगी, मसल्स वीक होंगे। क्यों ऐसा कुछ होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो ये कॉर्टिकॉइड, सारे जो कॉर्टिसोल के हार्मोन्स हैं कॉर्टेक्स के, ये सारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज और साल्ट्स के, मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो अगर कॉर्टेक्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हार्मोन रिलीज़ नहीं होंगे, हार्मोन रिलीज़ नहीं होंगे तो ये सारी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होंगी, ठीक है। उसके बाद है जैसे स्ट्रेस सिचुएशंस हैं, कोल्ड वगैरह है, ठीक है, तो इसको भी ओवरकम करने के लिए ये हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं। अगर ये ना रिलीज़ हो तो बॉडी डेथ भी इंसान की हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा एक कुशिंग डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन ज़्यादा ही रिलीज़ हो जाए तो फिर कुशिंग डिजीज़ होती है। उसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है, जिससे क्या होता है कि मस्कुलर और बोन्स की वीकनेस हो जाती है, मसल्स और बोन्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली ज़्यादा शुगर ये ब्लड के अंदर रिलीज़ करेगा, तो ज़्यादा ग्लूकोज हो गया होगा तब भी मेटाबॉलिज्म में फ़र्क आएगा, जिससे डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। आपको पता है कि ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एंड्रोजन्स हार्मोन्स। ये भी हमने देखा है कि ये इसी से रिलीज़ होते हैं, एड्रिनल से, ठीक है। तो एंड्रोजन्स हार्मोन्स क्या करते हैं कि ये डेवलपमेंट करते हैं मेल्स के अंदर सेकेंडरी मेल्स कैरेक्टर्स की, ठीक है, जैसे कि सेक्सुअल मैच्योरिटी वगैरह। उसके अलावा अगर स्मॉल अमाउंट जो है वो दोनों के अंदर एंड्रोजन्स की होती है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, और ये करते कौन रिलीज़ हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। उसने कहा कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के इनर पार्ट पे कोई ट्यूमर आ जाए, ठीक है, तो फीमेल क्या करती है कि इसमें ज़्यादा एंड्रोजन्स को ज़्यादा एक्सेस में रिलीज़ कर देती है, ठीक है। तो उसमें ये, अच्छा मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में ये बता देती हूँ कि अगर कोई बॉडी के अंदर शॉक की कंडीशन आ जाती है या स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है तो ये एंड्रोजन हार्मोन मेल के अंदर भी रिलीज़ होता है और फीमेल के अंदर भी रिलीज़ होता है, ठीक है।
तो लेकिन इसने एंड्रोजन ने दोनों के अंदर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ही यूज़ होती है, ठीक है, लेकिन इसने मेल के कैरेक्टर्स को बनाना होता है। तो अगर ये फीमेल के अंदर एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो जाए तो फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली दिस इज़ ये एक डिस्टर्बेंस है और इससे डिजीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने आज एक और जो है वो हार्मोन्स को हमने डिस्कस करना है और ग्लैंड्स को डिस्कस करना है। गोनेड्स बेसिकली हम लोग कहते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, ठीक है। तो उसमें ये है कि इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओवरीज जो है वो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है और टेस्टिस मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हम पहले ओवरीज से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टेस्टिस से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवरीज से 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और टेस्टिस से 1 तरह का हार्मोन रिलीज़ होता है, वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ओवरी से जो रिलीज़ होने वाले हार्मोन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओएस्ट्रोजन सबसे पहले, ठीक है। तो ओएस्ट्रोजन सिक्रीट होता है राइपनिंग फॉलिकल से। अच्छा, अब आप लोगों ने और से सुनते जाना है। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स मैंने आपको बताया था कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे एग रिलीज़ होता है या ओवम रिलीज़ होता है, ठीक है। तो राइपनिंग फॉलिकल्स का क्या मतलब है कि ऐसे फॉलिकल्स जो अभी पूरी तरह से राइप नहीं हुए, अभी पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसे फॉलिकल्स से ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, ठीक है। उसके अलावा और पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसको ओ एस्ट्रोजन भी बोल सकते हैं और एस्ट्रोजन भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग में भी इसी तरह से डिफरेंस आ सकता है। एस्ट्रोजन भी ठीक है, ओ एस्ट्रोजन भी ठीक है, ठीक है। तो इसकी डेवलपमेंट इस हार्मोन की कहाँ से होती है? FSH के ज़रिए से। FSH हमने पढ़ा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसकी हमने थोड़े से फंक्शंस देखने के एस्ट्रोजन किस तरह के काम करता है। तो पहली बात ये कि ये फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट करता है, ठीक है। सेक्सुअल कैरेक्टर्स का क्या मतलब है कि जो भी रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए कैरेक्टर्स चाहिए ये उनके डेवलपमेंट करता है, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे एक मेल और फीमेल में डिफरेंस पता लग जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ये सेक्सुअली मैच्योर है, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस आ जाते हैं? सबसे पहले है कॉज थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल। अच्छा, यूट्राइन वॉल क्या होता है कि हम उर्दू में जिसे कहते हैं बच्चादानी या फिर फीमेल के अंदर वो पार्ट जिसके अंदर बेबी की नरिशमेंट होती है उसको बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, उसमें से इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं यूट्राइन वॉल, ठीक है। तो उसने ये कहा कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए यूट्रस वॉल जो होती है उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेक होगा तो हमारा फीमेल्स के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया तो इट मीन्स कि फ़ीमेल कंसीव नहीं कर सकती। इस वजह से इस वॉल को थिकन करती है ताकि एस्ट्रोजन थिकन करता है ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो उसकी हो, ठीक है। और एट अ पॉइंट ड्यूरिंग द ओएस्ट्रस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल exert a feedback with result in the sharp rise in the LH output। वही बात लिखी हुई है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ओएस्ट्रस साइकिल उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद एड इन हीलिंग एंड द रिपेयर ऑफ यूट्राइन वॉल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, उसने कहा कि अगर कोई फीमेल चाहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाए या फिर कंसीव करें, ठीक है, तो वो क्या करता है कि यूट्राइन वॉल के जब ब्रेक होती है तो उस वक्त हमारा ये पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस वॉल ने जब अगर किसी ने कंसीव करना है तो उस वॉल का रिपेयर और हील होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ये यूट्राइन वॉल की हीलिंग और रिपेयर में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा ये जो एस्ट्रोजन है ये एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ में हेल्प करता है कि यूट्राइन वॉल जो है वो सर्टन टाइप ऑफ सिक्रीशंस को रिलीज़ करती है जो कि प्रोटीनेशियस होती हैं इन नेचर, ठीक है। नेचर में प्रोटीनेशियस होती हैं और वो ज़रूरी होती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं तो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। आपको पता है एम्ब्रियो एक स्टेज बनती है, तो उस वक़्त ये जो सिक्रेशंस होती हैं ये उसकी नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है और ये सिक्रेशंस उसी वक्त रिलीज़ होती है जब एस्ट्रोजन अपना काम पूरी तरह से कर रहा होता है। अब नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये सेक्स हार्मोन्स जो हैं उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, फॉर एग्जांपल ये एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि जो भी यंग हैं फीमेल्स जो है वो सेक्सुअली मेच्योर नहीं हो पाती, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कि उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो स्टीराइल रह जाते हैं, वो फर्टाइल नहीं हो जाते, ठीक है, फर्टाइल नहीं होते। स्टेराइल हम उन फीमेल्स को बोल सकते हैं जो कि जिनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और फर्टाइल हम कहते हैं कि ऐसी फीमेल्स जो नेक्स्ट एबिलिटी जिनकी होती है कि वो प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। तो अगर ये सेक्स हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फीमेल के अंदर स्टेरिलिटी आ जाएगी, ठीक है, बजाय फर्टिलिटी होने के। उसके बाद है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन थोड़ा सा उससे अपोजिट इस तरह से है कि वो राइपनिंग फॉलिकल से रिलीज़ होते हैं, ये रप्चर्ड फॉलिकल से रिलीज़ होते हैं। रप्चर्ड फॉलिकल मतलब जब राइपनिंग के बाद फॉलिकल्स रप्चर होते हैं ताकि उसमें से ओवम रिलीज़ हो सके, ठीक है। तो उस वक्त ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। और वो FSH के उसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं और यहाँ पर LH इसको कंट्रोल करता है। LH के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो FSH हार्मोन है वो उसका काम ये होता है कि वो फॉलिकल को राइप करे, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा कि FSH को इनहिबिट करेगा, FSH की सिक्रीशन को, ताकि फॉलिकल राइप ना हो सकें फर्दर, क्योंकि अब उन्होंने रप्चर होना है और वहाँ से फिर ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी यूट्रस पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी थिकनिंग करते हैं, मज़ीद थिकनिंग करते हैं। और वास्कुलराइजेशन ऑफ इट्स वॉल। वास्कुलराइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो सिक्रीशंस करती है ना यूट्राइन वॉल, प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस, ठीक है, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। मतलब ये है कि फ़ीमेल्स को ये उसकी प्रिपेयर करते हैं फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके अलावा ओव्यूलेशन को भी स्प्रेस करता है। ओव्यूलेशन यही जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो उसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल के अंदर भी ये काम करता है। उसके बाद टेस्टिस मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारी जो है वो क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनके अंदर स्पर्म्स जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। उन ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और वहाँ पर ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स उन ट्यूब्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड में से जो है वो हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड 17 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अच्छा, उसने ये कहा कि आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट द सेक्स ऑर्गन्स इन द फीटस प्रोड्यूस देम एंड देयर लेवल राइजेस फेयरली कंसिस्टेंटली अंटिल प्यूबर्टी। फीटस किसको बोलते हैं? फीटस हम अनबॉर्न बेबी को बोलते हैं। मतलब ये कि जो 8th मंथ का बेबी होता है उसको बोलेंगे फीटस, ठीक है। तो उस वक़्त देखें उस वक़्त पता नहीं होता, ठीक है, पूरी तरह से बाज़-औक़ात के मेल है या फीमेल है बेबी, ठीक है। तो वो फीटस जब होता है तो ये जो हार्मोन उस वक़्त रिलीज़ होते हैं तो ये फीटस जब अनबॉर्न बेबी होता है तो वहाँ पर ये सेक्स ऑर्गन्स को बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और तब तक ये उसका लेवल इस हार्मोन का इंक्रीज़ होता रहता है अंटिल प्यूबर्टी हम फुल मेच्योर्ड एडल्ट इंडिविजुअल को बोलते हैं, ठीक है। तो तब तक ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता रहता है। वो इसी वजह से रिलीज़ होता है ताकि उनके जो सेक्स कैरेक्टर्स हैं, ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाएं, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि LH रिलीज़ होता है, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इन द फीटस ये मैं वही बात करी थी कि फीटस के अंदर ये डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है सेक्स ऑर्गन्स की, और वो इसी हार्मोन की वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की, ठीक है। उसके बाद प्यूबर्टी वैसे जवानी को बोलते हैं, ठीक है, कि जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है एडल्ट तो उस वक़्त क्या होता है कि मेल सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कैस्ट्रेटेड मेल ऐसे मेल्स को बोलते हैं जिनके अंदर एबिलिटी नहीं होती फर्दर प्रोड्यूस करने की, ठीक है। और कैस्ट्रेटेड मेल उन्हीं को हम कहते हैं जिसके अंदर इस हार्मोन की कमी हो जाती है। और जब इस हार्मोन की टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो उस वक़्त मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं वो नहीं बन पाते, ठीक है। तो जो मेल की बॉडी है उसके अंदर फीमेल के करैक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इमेच्योर फीमेल के करैक्टर्स उनके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे मेल्स को कैस्ट्रेटेड मेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।